हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो देखो, आज है तो 8 जनवरी, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पहले 7 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर। कल का सेशन में ला नहीं पाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो अभी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर। और इसके बाद ही आपको इसके 1 घंटे बाद ही मिल जाएगा 8 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस। यानी कि 7 जनवरी का अभी 8 बजे मैं पोस्ट कर रही हूँ। इसके बाद 9 बजे आपको 8 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस भी मिल जाएगा। तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा सो जो भी बैकलॉग है वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मुझसे इन 3 प्लेटफॉर्म्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो 3 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, जिसको आप मयूरी भागवानी के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल में हम इसकी पीडीएफ पोस्ट करते हैं हर रोज शाम को 5 बजे 5 PM पे। ठीक है। और इसके साथ साथ हम इसके रिगार्डिंग जो क्विज क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो कि आज का जो भी सेशन हुआ उस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट करते हैं, जिसमें कि जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से होते हैं। और ये पूरी तरह से क्विज फॉर्मेट में रहते हैं, सो दैट आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर सको। ओके। और इसके अलावा जैसे मुझे कुछ पोल्स कंडक्ट कराने होते हैं जानने के लिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो वो भी मैं यहीं पे करती हूँ। ओके। उसके अलावा मेल आप मुझे कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो। और आप मुझसे ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पिंच ऑफ पॉजिटिविटी नहीं आ रहा, तो उसकी भी एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाल दी है, क्योंकि देखो, 1 1 मिनट इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट भी हमारे यहाँ पे बच जाए तो उसके लिए मैंने वहाँ पे, मतलब आज ही हमारे चैनल पे 7:30 AM पे एक शॉर्ट्स वीडियो भी आ गई है। ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो क्या है वो, दैट टॉक्स अबाउट द पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, जस्ट टू गिव यू अ मोटिवेशन टू स्टार्ट योर डे। ठीक है। टू हैव पॉजिटिविटी विद इन यू, टू स्टडी वेल, और इन सब चीज़ों के लिए 7:30 AM पे दैट पिंच ऑफ पॉजिटिविटी हैज बीन पोस्टेड ऑलरेडी। ऑलराइट, आगे बात करते हैं GS1 की। तो देखो, GS1 में ज्योग्राफी में से हम डिस्कस करेंगे जॉग फॉल्स के बारे में। इसके बाद GS2 में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में कजाकिस्तान प्रोटेस्ट के बारे में। उसके बाद GS3 में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी में ड्रोन यूज के बारे में। बैंक असेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफेंस में हम SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट टॉक्स अबाउट SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। उससे पहले एक डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट पैनल टू प्रोब सिक्योरिटी लैब्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पैनल एक बनाई जा रही है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी लैब्स हुआ था, प्राइम मिनिस्टर, हमने कल भी डिस्कस किया था परसों, कि प्राइम मिनिस्टर फिरोजपुर जा रहे थे। ठीक है। फिरोजपुर कहाँ पे, पंजाब में। फिरोजपुर जा रहे थे अपनी किसी मीटिंग के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए यहाँ पे जा रहे थे, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल्ड है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे ये जा रहे थे, और बीच रास्ते में इन्होंने देखा कि इनके ही रास्ते में ये जब एक फ्लाई ओवर पे थे, जो बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे फिरोजपुर, उस बीच में यहाँ पे इनके रास्ते में ट्रक्स और एक ट्रैक्टर खड़ा था। इसके अलावा यहाँ पे इनके आसपास कुछ लोग भी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो दैट was considered to be a big security lapse। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक इतनी बड़ी पद पे हैं, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उनके अगेंस्ट अगर ये सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न का इशू है। ओके। तो इसी के लिए यहाँ पे देखो, पॉलिटिकली दोनों ने, जो यूनियन गवर्नमेंट है जिसमें बेसिकली अलग रूलिंग पार्टी है, और पंजाब की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी अलग रूलिंग पार्टी है, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। हमारे लिए ये पॉलिटिकल मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी कैसे होती है, SPG क्या होता है, ये सब कुछ। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। अभी भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूज़ की कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी एक पैनल बिठाई है, अपनी एक कमेटी बिठाई है। ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी, जो ये चेक करेगी कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो हुआ कैसे। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपनी एक पैनल बिठाई है, जो अगेन इस सिक्योरिटी लैब्स को इन्वेस्टिगेट करेगी।
ओके। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में इसीलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ के पंजाब के जो सीएम हैं, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि आपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये जो सीएम है ये कह रहे हैं कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी हैंडल करता है, उन्हें इससे पहले भी वेन्यू तक ले जाया गया था, उन्हें सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक बताया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एंड पे कोई दिक्कत है, हमारे एंड पे कोई लूप होल रहा है, या हमारे एंड पे कोई केयरलेसनेस रही है, ऐसा कहा है यहाँ के सीएम ने। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसपीजी, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक चीज और कही गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो एसपीजी एक्ट है, एसपीजी एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत जो भी ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी जिनकी भी तरफ से एरर्स हुए हैं, उनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जाएगा, उन ऑफिशियल्स को समन किया जाएगा और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, उनके अगेंस्ट सेंट्रल लेवल इंक्वायरी बैठेगी। ये चीज कही गई है यहाँ पे सेंटर के द्वारा। ओके। अब ये एसपीजी एक्ट क्या कहता है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में? तो ये कहता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होगा उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोटोकॉल होंगे वो एसपीजी डिसाइड करेगा, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप डिसाइड करेगा। एसपीजी के सेक्शन 14 में ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगी हर तरह का असिस्टेंस देने के लिए एसपीजी को, जब भी प्राइम मिनिस्टर जी की कोई विजिट होगी। मान लो कि ये वाला जो केस था जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो पंजाब की विजिट पे थे, ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब में उनका मूवमेंट था, तो जो प्रॉक्सिमेट जो सबसे क्लोज प्रोटेक्शन देगा वो एसपीजी देगा। लेकिन एसपीजी को असिस्टेंस कौन देगा? एसपीजी को असिस्टेंस देगा यहाँ की गवर्नमेंट, यानी कि पंजाब की गवर्नमेंट। इसको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी एसपीजी को असिस्ट करने के लिए जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ के दौरे पे हैं, यहाँ पे किसी तरह की विजिट पे है। ओके। इसके अलावा यहाँ पे हम एसपीजी के ओरिजिन की बात करें तो मार्च 1985 यहाँ पे बीरबल नाथ कमेटी के रिकमेंडेशन पे एसपीजी को बनाया गया था इन 1985, ये याद रखना। और होम मिनिस्ट्री ने ये कमेटी सेटअप की थी। ऑलराइट। और यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट क्रिएट की गई थी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। बाद में इसी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का नाम चेंज करके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कर दिया गया, ठीक है, इन 1985। तो याद रखना ओरिजिन कब है इसका? 1985 का ओरिजिन है, बीरबल नाथ कमेटी है, आती किसके अंदर है? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर अंतर्गत आता है एसपीजी। ओके। इसका नाम भी बदला गया था, पहले स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट था, फिर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट पास किया गया 1988 में। तो देखो जब ये ओरिजिन हुआ था इसका, तब ये एक स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी, लेकिन बाद में इसके लिए एक अलग से एक्ट पास किया गया 3 साल के बाद, और इसमें इसके तहत अब ये एक स्टेचुटरी बॉडी बन गई है, जिसमें कि इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इसके अंतर्गत रेगुलेशन कैसा होगा, आर्म्ड फोर्सेस किस तरह से यहाँ पे प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है एसपीजी एक्ट के अंतर्गत। ऑलराइट। अच्छा, अब मैंने कल एक क्वेश्चन भी परसों एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था पोल में, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या एसपीजी सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन देती है? तो इसका आंसर है नहीं। ओनली प्राइम मिनिस्टर अगर लिखा है तो गलत आंसर है, क्योंकि ये एक आर्म्ड फोर्स है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को तो यहाँ पे प्रोटेक्शन देती ही है, साथ में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है, और जो भी मेंबर्स हैं इमीडिएट फैमिलीज के, दोनों के, प्राइम मिनिस्टर के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, इन दोनों के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एसपीजी। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नहीं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी फैमिलीज को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एसपीजी के द्वारा। ओके। गवर्नेंस की बात करें तो ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत गवर्न की जाती है, और एसपीजी चीफ कौन होता है? इंस्पेक्टर जनरल रैंक का एक ऑफिसर को हम यहाँ पे एसपीजी का चीफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छोटी छोटी डिटेल में प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, रशिया लेड ट्रूप्स डिप्लॉयड इन कजाकिस्तान। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कजाकिस्तान, देखो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। 1990s में, इससे पहले एक सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सा एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मान सकते हो आप। इसके बाद इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट नेशंस बने, ठीक है, रशिया बना, इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे नेशंस बने जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे, ठीक है। इसमें से कजाकिस्तान जो है उसको मोस्ट स्टेबल कंट्री माना जा रहा था, मोस्ट स्टेबल ऑफशूट ऑफ यूएसएसआर माना जा रहा था, ठीक है, एक्स सोवियत
रिपब्लिक माना जा रहा था, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट है यहाँ पे फ्यूल प्राइजेस के हाइक को लेकर, ठीक है। जो फ्यूल प्राइजेस हैं उसके हाइक को लेकर यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण एक बहुत बड़ा अनरेस्ट चल चल रहा है, और ये बिगेस्ट क्राइसिस है। इतने सारे डिकेड्स में सबसे बड़ा क्राइसिस माना जा रहा है यहाँ पे ये कजाकिस्तान का, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना बेसिकली, कि यहाँ पे जो लोग सड़कों पे उतर के आ गए हैं वो एक्चुअल में यहाँ के लोग नहीं, यहाँ के टेररिस्ट, यहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो हैं, और इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है, ऐसा कह रहे हैं कजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो। तो यहाँ पे कजाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, कजाकिस्तान के जो लीडर हैं, उन्होंने रशिया को यहाँ पे रशिया को रिक्वेस्ट की है कि आप अपने कुछ ट्रूप्स यहाँ पे भेजिए हमारी हेल्प के लिए। तो रशिया को इन्होंने कैसे हेल्प भेजी है, डायरेक्ट हेल्प भेजी है? नहीं, इन्होंने डायरेक्ट हेल्प नहीं भी मांगी है यहाँ पे। इन्होंने CSTO के अंतर्गत, CSTO क्या है यहाँ पे, कंबाइंड सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कंबाइंड सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रशिया से मदद मांगी है कि आप अपने ट्रूप्स यहाँ भेजिए, हमें ज़रूरत है इसकी। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको बाहर से फंडिंग मिल रही है उनको बाहर खदेड़ना है हमें अपने देश से, ठीक है। तो ये क्या है, CSTO क्या है? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाम से समझ आ रहा होगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की गई है, ठीक है। नेटो जैसा पूरा कंसेप्ट है। नेटो में क्या होता है कि मान लो ये है यूएस, ठीक है। यूएस के साथ छोटी छोटी कंट्रीज हैं, यूरोप की, जो वेस्टर्न यूरोप है, उन सब की कंट्रीज का एक ग्रुप है, नेटो मेंबर्स का एक ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी इस कंट्री के अगेंस्ट यहाँ पे मिलिट्री एक्शन करती है, या इस कंट्री को, इस मेंबर कंट्री को कोई भी दिक्कत होती है, तो ये सारी कंट्रीज इसकी मदद करेंगी। ये सारी कंट्रीज ये समझेंगी कि सिर्फ इस कंट्री को यहाँ पे अटैक नहीं किया गया है, इन सभी कंट्रीज के ऊपर अटैक माना जाएगा इसको, ठीक है। तो ये सभी कंट्रीज सामने आएंगी और इस कंट्री को डिफेंड करेंगी। सेम कंसेप्ट चलता है यहाँ पे CSTO में भी। यहाँ पे भी बहुत सारी मेंबर कंट्रीज हैं, बहुत सारी मतलब 6 मेंबर कंट्रीज हैं। अगर एक के अगेंस्ट भी कोई यहाँ पे एजेंडा चलाया जाता है, एक के अगेंस्ट भी यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया जाता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो सभी कंट्रीज को यहाँ पे, सभी कंट्रीज इसकी हेल्प के लिए आ सकती हैं, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत रशिया यहाँ पे इसकी हेल्प के लिए आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि यहाँ पे फुटेजेस भी कुछ सामने आया जिसमें ये दिखा गया कि रशिया के कई सारे प्लेन्स हैं, जिसमें रशिया जो है अपने ट्रूप्स, अपने आर्म्ड इक्विपमेंट्स डाल डाल के भेज रहा है कजाकिस्तान तक, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इस पूरे इशू को। तो देखो ये है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का मैप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे ये है कजाकिस्तान, ओके। कजाकिस्तान के नीचे उज्बेकिस्तान आपको दिखेगा, तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब कुछ दिखेगा। ऊपर दिखेगा रशिया, और इधर दिखेगा चाइना। तो ये देखो, रशिया ऊपर है, चाइना नीचे है, इसके लिए इसकी जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब कजाकिस्तान में कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है? एक तो देखो कैपिटल है, इसके अलावा एक यहाँ पे ये देखो, ये सिटी दिख रही है आपको, अलमाती, ये है। और इस पूरे रीजन में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ओके। तो ये आपको समझना है ना। हुआ क्या है यहाँ पे कि ये एक बहुत स्टेबल कंट्री हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे जो रिजाइम है काफी रिप्रेसिव चल रही है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सबसे पहले LPG प्राइस हाइक का यहाँ पे इशू था, ठीक है। LPG जो है उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए, ठीक है, इसके कारण ये हुआ। दूसरी चीज क्या हुई यहाँ पे, अनरेस्ट हुआ यहाँ पे अक्ताऊ रीजन में भी, ठीक है, अक्ताऊ रीजन में हुआ। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी का स्टेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे इतना प्रोटेस्ट, इतना अनरेस्ट था। और फाइनली अब यहाँ पे केओस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब यहाँ के जो लीडर हैं उनको मॉस्को से, यानी कि रशिया से मदद मांगनी पड़ रही है। तो रशिया के पैराट्रूपर्स यहाँ पे निकल गए हैं कजाकिस्तान की मदद के लिए। और अब देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये CSTO के बारे में, जो कि है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, 2002 में ये इफेक्ट में आया है। तो इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस याद रखना, 2002 याद रखना। इसके अलावा इसकी जो ओरिजिन है वो आप ताशकंद ट्रीटी से यहाँ पे ट्रेस कर सकते हो। ये ताशकंद ट्रीटी को कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी भी कहा जाता है, 1992 की। तो 1992 में यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी पास की गई थी, और उसमें ताशकंद ट्रीटी भी कहा जाता है, और उसके अंतर्गत ही ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया गया था। लेकिन ये जो इफेक्ट में आया है ये 2002 से आया है,
ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं रशिया में, मॉस्को में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि हम यहाँ पे पीस को स्ट्रेंथन करें, इंटरनेशनल और इंटर रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको हम यहाँ पे इंश्योर करें, साइबर सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, इन सबको हम इंश्योर करें यहाँ पे, इंडिपेंडेंस को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी जो भी है मेंबर स्टेट्स की, उन सभी को कलेक्टिव बेसिस पे हम प्रोटेक्ट करें। ओके, अब इसके कंपोजिशन में 6 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया, और साथ में तजाकिस्तान। तो देखो इसकी सारी की लोकेशन देख लेते हैं। ये है सबसे पहले बेलारूस। ठीक है, बेलारूस के बाद यहाँ पे है ये रशिया। ठीक है, रशिया के बाद यहाँ पे आएगा अर्मेनिया। ये देखो ये येलो कलर में जो दिख रहा है ना, ये है अर्मेनिया। उसके अलावा ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान के अलावा यहाँ पे किर्गिस्तान भी है। ठीक है, तो किर्गिस्तान यहाँ पे आता है। और इसके अलावा तजाकिस्तान, तो ये है तजाकिस्तान। तो देखो बेलारूस, रशिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 6 कंट्रीज जो है वो बनाती हैं सीएसटीओ को, यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, अब इसकी मेंबरशिप अगर आपको मिलती है तो आप इसका क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है। तो देखो सीएसटीओ की जो मेंबरशिप है इसका मतलब ये कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे जो ये 6 मेंबर स्टेट्स हैं, ये किसी और मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बन सकते। जैसे ये जो 6 स्टेट्स हैं, 6 कंट्रीज जो हैं, ये नेटो का मेंबर नहीं बन सकती। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो मेंबरशिप है उसके लिए आपको की सिक्योरिटी अश्योरेंसेज यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे ये बोला जाता है कि आपका जो भी मिलिट्री अग्रेशन अगर आपके अगेंस्ट होता है तो वो ये माना जाएगा कि इन 6 कंट्रीज के अगेंस्ट वो मिलिट्री अग्रेशन है। इसके साथ साथ कोई भी अग्रेशन अगर एक सिग्नेटरी के अगेंस्ट होगा वो सभी के अगेंस्ट माना जाएगा। सिंपल सी बात है, नेटो जैसा पूरा काम करेगा। नाम अलग है। नेटो कौन लीड करता है, नेटो लीड करता है यूएस, और सीएसटीओ को लीड करता है कौन, यहाँ पे सीएसटीओ यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को रशिया लीड करता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फ्रेंड्स हैं और दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इशू की तरफ। देखो जॉक फॉल्स न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि जॉक फॉल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे शरावती रिवर के थ्रू ये जॉक फॉल बनता है, वाटरफॉल है। 810 फीट की ऊंचाई से ये प्लंज होते हुए गिरता है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक के कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, इसीलिए यहाँ पे एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, रोपवे बनाया जाएगा, कॉफी बार्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को डील यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आता है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में आता है। तो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल क्या है, प्लंज वाटरफॉल क्या है, और यहाँ पे ये जॉक फॉल क्या है। तो वाटरफॉल क्या होता है, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ से वाटर फ्लोज ओवर अ वर्टिकल ड्रॉप और अ सीरीज ऑफ स्टीप ड्रॉप्स इन द कोर्स ऑफ स्ट्रीम और रिवर। तो देखो इस तरह से जब एक स्टीप यहाँ पे ड्रॉप होता है, इस तरह से जब इस तरह से स्टीप ड्रॉप होता है और यहाँ से पानी जब गिरता है, तो ये वर्टिकल ड्रॉप अगर आपको दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे पानी गिर रहा है, तो दैट इज नोन एज वाटरफॉल। और ये यूजुअली कोर्स में होना चाहिए, किसी भी रिवर जो फ्लो कर रही है उसके कोर्स में होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा इस तरह का भी यहाँ पे वाटरफॉल बनता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्टीप ड्रॉप्स भी हो सकते हैं। ओके, ये कब बनता है, अपर कोर्स ऑफ रिवर के टाइम पे बनता है। जब रिवर यंग रहती है या मैच्योर होने जा रही होती है, तब ये अपर कोर्स ऑफ रिवर के टाइम पे आपको ज्यादा स्टीप माउंटेन्स दिखती है, ज्यादा वाटरफॉल्स दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लंज पूल या प्लंज वाटरफॉल क्या होता है, इसको हम प्लंज बेसिन या वाटरफॉल लेक भी कहते हैं। ये एक डीप डिप्रेशन होता है इन द स्टीम बेड एट द बेस ऑफ द वाटरफॉल और शट इन। It is created by erosional forces of cascading water on the rock at the formation's base where the water impacts। तो देखो जब ये, तो देखो ये नॉर्मल वाटरफॉल है, लेकिन जब आप ऐसा देखोगे ना इस तरह का, तो ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है, ये डिप्रेशन क्या क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द वाटर। तो यहाँ से पानी गिर रहा है और ये इस तरह से यहाँ पे गिरता है, और यहाँ पे ये एक ऐसा बबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ये डिप्रेशन है ना, इसको हम इसके कारण इसको प्लंज वाटरफॉल कहते हैं। यहाँ पे ये जो अंडर कटिंग आपको दिख रही है इसके कारण। ठीक है, तो ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द इरोजन बाय द वाटर। तो यहाँ पे तो हार्ड रॉक यहाँ पे नहीं हो पाती, लेकिन जैसे सॉफ्ट रॉक शुरू होती है, यहाँ पे डिप्रेशन चालू हो जाता है, यहाँ पे कटिंग शुरू हो जाती है, और उसके कारण ये कटिंग होने के कारण इस तरह से पानी गिरता है और यहाँ पे एक ऐसा प्लंज पूल डेवलप करता है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं वाटरफॉल लेक डेवलप करता है। तो ये जो है ना शुरुआत में, ये देखो ये इस तरह से है, तो ये जो है ना ये लेक बन जाता है यहाँ पे, वाटरफॉल लेक। तो इसी को कहते हैं प्लंज वाटरफॉल। और जॉक फॉल जो है वो यहाँ पे कर्नाटक में है। जॉक फॉल जो है इंडिया का सेकंड बिगेस्ट प्लंज वाटरफॉल है। फर्स्ट लार्जेस्ट प्लंज वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है, आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन, इसका आंसर
फ्रॉम यू ऑल गाइज इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। और पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि पार्टिसिपेट किए बिना आपको भी मजा नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू कीप द सेशन इंटरैक्टिव, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, यूज ड्रोन्स मोर इफेक्टिवली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि यहाँ पे हमें जो ड्रोन है, ड्रोन्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं, ड्रोन्स के लिए हम यहाँ पे कई सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेजिस्लेशन ला रहे हैं, लेकिन ये ड्रोन्स को आप अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे ये संदेशा भेजा है, ये चिट्ठी लिखी है कि आप यहाँ पे नेशन वाइड प्रोग्राम के तहत ड्रोन्स की एप्लीकेशन को वाइडन कीजिए, अपने अपने मिनिस्ट्रीज में ड्रोन्स को यूज कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने डिफेंस में बोला है कि सर्विलेंस के लिए, कॉम्बैट के लिए, काउंटर करने के लिए ड्रोन सॉल्यूशंस को यहाँ पे यूज किया जा सकता है। फिर होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री को इन्होंने कहा है कि आप वीवीआईपी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए, रेड्स के लिए, काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो ड्रोन्स को। इसके अलावा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए भी ये कहा गया है कि मेडिसिन के लिए डिलीवरी के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए, टेस्ट के, इन सब के लिए आप यूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए ये कहा गया है कि क्रॉप्स में, सॉइल हेल्थ में, मॉनिटरिंग करने में, एंटी लोकस्ट वर्क में, इन सभी चीजों के लिए आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो। पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो इसको लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकती है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को ये कहा गया है कि आप यहाँ पे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए यूज कर सकते हो इसको, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, पोचिंग को रोकने के लिए, वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करने के लिए। पावर मिनिस्ट्री से कहा गया है कि आप यहाँ पे असेट्स की और ट्रांसमिशन लाइंस की सर्विलेंस कर सकते हो। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से कहा गया है कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटर कर सकते हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये सब कुछ आप दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। तो ड्रोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं हमारे देश में। दूसरी चीज़ ये भी है कि एज एन इंसेंटिव मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, ग्लोबल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इसमें इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। और इसमें हमने ये भी कहा है कि यहाँ पे हम ड्रोन्स के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकलेंगे, ग्लोबल हब बन के निकलेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने जो ड्रोन रूल्स हैं अपने 2021 के, उनको काफ़ी लिबरलाइज किया है, ठीक है। उसमें हमने अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे लिबरलाइज हमने उनको किया है। और यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ कही जा रही है कि मिनिस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी के जो इफेक्ट है, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, उसको प्रमोट करना चाहिए अपने वर्क के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है। यहाँ पे कुछ और सजेशन हैं कि यहाँ पे आपको ड्रोन्स डिप्लॉय करने चाहिए अलग अलग सेक्टर्स में। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी कहा गया है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, यहाँ पे हर मिनिस्ट्री का लगभग बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे सर्विलेंस कर सकते हैं। और जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इसको यूज़ कर सकती है हाई क्वालिटी वीडियोग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है, हाई एल्टीट्यूड शूटिंग आउट, शूटिंग विदाउट नॉइस के लिए यहाँ पे ये सब कुछ किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, ठीक है। होता है ना शादियों वगैरह में भी आजकल यूज होते हैं ड्रोन्स फॉर द वीडियोग्राफी। तो ये सब कुछ यहाँ पे यूजेस बताए गए हैं ड्रोन्स के, ओके। अब थोड़ा सा देखते हैं ड्रोन मैनेजमेंट इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया में ड्रोन्स कैसे मैनेज होते हैं। तो पहले, अभी देखो, पहले जो थे ना काफी स्ट्रिंजेंट रूल्स हुआ करते थे, अभी जो रूल्स हैं थोड़े से लाइट हुए हैं। तो यहाँ पे सितंबर से ही एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चली है ड्रोन्स के लिए। तो अगर ड्रोन्स को यहाँ पे इंडिया में डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे यहाँ पे कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट उनको, और लगभग 120 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। उसके अलावा यहाँ पे ड्रोन रूल्स आए हैं नए 2021 के, जिसमें हमने थोड़ा लिबरलाइज किया है ड्रोन के यूज को। तो यहाँ पे रेगुलेशन जो है ड्रोन्स का, उसको थोड़ा सा ईज दिया है, ईज किया है। यहाँ पे क्या किया है कि हमने बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते थे पहले ड्रोन्स को आपको अगर चलाना है तो, लगभग 25 फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अब सिर्फ 5 भरने पड़ेंगे। यहाँ पे फीस जो आपको चार्ज की जाती थी ड्रोन्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब कम कर दी गई है। यहाँ पे पहले ऑपरेशन की जो टाइम लिमिट होती थी वो कम होती थी, उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सब कुछ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत थी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो देखो, ड्रोन्स जो हैं ये पहली बार यूज़ किए गए थे एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पे ब्लास्ट हो सकता था एयरफोर्स स्टेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत है रेगुलेट करने की। दूसरी चीज़ ये कि पास्ट 2 सालों में ड्रोन्स जो हैं कंटिन्यूसली डिप्लॉय किए जा रहे हैं पाकिस्तानी बेस्ड आउटफिट्स के द्वारा, इंडिया को परेशान करने के लिए, इंडिया में ड्रग डिलीवरी करने के लिए, इंडिया में आर्म्स स्मगल करने के लिए। तो इसीलिए हमको एक चेक रखने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर आप मानो तो 167 ड्रोन साइटिंग की गई थी बॉर्डर एरियाज में 2019 में। 2020 में 77 ऐसी साइटिंग की गई थी जहाँ पे ड्रोन उड़ता हुआ पाया गया था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास में। इसके अलावा यहाँ पे प्रोलिफरेशन बहुत तेजी से हो रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी का, मतलब हर किसी के पास आज के डेट में ड्रोन टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल हो सकती है। तो ग्लोबल मार्केट में भी इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, इसीलिए ड्रोन अटैक एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई, ड्रोन अटैक काफ़ी हद तक पॉसिबल है। इसीलिए
हमको ड्रोन्स को यहाँ पे रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ड्रोन्स जो है अब नया सिक्योरिटी थ्रेट बन के सामने आ रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे थ्रेट फैलाने के लिए, टेरर फैलाने के लिए। तो इसीलिए हमको यहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत है ड्रोन्स को लेकर। ओके, हालांकि हमने ड्रोन्स रेगुलेशन रूल्स जो है 2021 इसके अंतर्गत काफ़ी लिबरलाइज किया है ड्रोन्स के रूल्स को। ओके, आगे बात करते हैं। बैंक असेट क्वालिटी एट रिस्क फ्रॉम कोविड 19 थर्ड वेव सेज इकरा। तो इकरा जो है, इकरा एक रेटिंग एजेंसी है। ये क्या करती है, रेट करती है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी को रेट करती है कि किस तरह से ये इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, और उस बेसिस पे इन्वेस्टर्स जो हैं डिसीजन लेते हैं कि क्या हमको इस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इकरा ने ये कहा है कि जो इंडिया है, इंडिया में थर्ड वेव बहुत जल्दी आने वाली, इनफैक्ट शुरू हो गई है। तो इसीलिए बैंक की जो असेट क्वालिटी है वो रिस्क पे है। अब ये असेट क्या होता है इसको पहले मैं बताती हूँ, फिर इस वापस इस न्यूज़ पे आते हैं, ठीक है। तो असेट अलग अलग तरीके की हो सकते हैं। मान लो ये एक बैंक है, ठीक है। बैंक है ये, और मैं एक पर्सन हूँ ए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, ए है, एक बी है, इस तरह से बहुत सारे पर्सन है। मान लो कि ए ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ए ने क्या किया कि ए ने मान लो अपने कुछ पैसे बैंक के पास यहाँ पे सेव किए, बैंक में सेविंग अकाउंट में रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक का ये जो ए ने मान लो 100 रुपीज रखे, तो ये 100 रुपीज बैंक के लिए क्या हुए, असेट हुए कि लाइबिलिटी हुए, लाइबिलिटी हुए, ठीक है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी ए यहाँ पे 100 रुपीज इनसे मांगते हैं इनको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बैंक के लिए एक लाइबिलिटी हुई, एक जिम्मेदारी हुई। बैंक ने यही इसी 100 रुपीज में से मानो कि कुछ पैसे बी को लेंड कर दिए, ठीक है, लेंड कर दिए। मान लो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज इन्होंने लेंड करे, ठीक है, जैसे दिस इज जस्ट इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो मान लो 50 रुपीज इनको लेंड करे बी को। अब ये 50 रुपीज जो बी के पास है वो बैंक का क्या हुआ, वो बैंक का असेट हुआ, ठीक है, असेट हुआ। असेट कैसे हुआ कि बैंक जब भी चाहे, बैंक जब भी नहीं, जब जब भी ये टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तब बी इनको वापस ये पैसे देगा। तो ये पैसे किसके हैं, 50 रुपीज किसके हैं, ये बैंक के हैं, इसीलिए ये बैंक का असेट हो गया। लेकिन ये 100 रुपीज किसके थे, ये ए के थे, इसीलिए ये बैंक की लाइबिलिटी है, बैंक का असेट नहीं था 100 रुपीज, ठीक है। तो समझ गए असेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस। अब असेट्स की हम बात करें तो दो तरह के असेट्स होते हैं मेजरली। एक होते हैं परफॉर्मिंग असेट्स और दूसरे होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। परफॉर्मिंग असेट्स वो होते हैं जो, जैसे मान लो आपने बैंक ने यहाँ पे 50 रुपीज बी को लेंड किए, इसके बीच इसके बदले आपको कंटिन्यूसली इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा। जब पूरा ये इसका चुका चुक जाएगा, ये पूरा जो लोन है, जो बी जो है पूरा चुका देगा ये लोन जो है, तो इसको हम कहेंगे परफॉर्मिंग असेट, क्योंकि बैंक के लिए ये असेट कुछ चीज परफॉर्म कर रहा है, कोई प्रॉफिट लेकर आ रहा है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो क्या होता है कि बैंक ने बी को 50 रुपए लेंड किए, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं वापस, ठीक है। वो यहाँ पे ना इंटरेस्ट ला रहे हैं वापस, ना प्रिंसिपल ला रहे हैं बैंक के पास वापस। तो ऐसे केस में ये जो असेट है, ये असेट तो है बैंक का, लेकिन ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। ये बैंक के लिए कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी प्रॉफिट नहीं लेके आ रहा। अब इसकी भी बहुत सारी चीज होती है, जैसे एनपीए कब होता है। मान लो कि बैंक ने 1 तारीख को, 1 जनवरी को यहाँ पे बी को यहाँ पे 50 रुपीज लेंड की, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डेज तक अगर बी अपना ना इंटरेस्ट पे करे ना प्रिंसिपल अमाउंट पे करे, तो इस केस में यहाँ पे क्या माना जाता है कि ये जो हमने 50 रुपीज लेंड किए थे ना बी को, ये नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गए, यानी कि एनपीए हो गया है ये, ठीक है। समझ गए। तो 90 डेज तक अगर कुछ भी नहीं मिले वापस तो उसका माना जाता है कि ये एनपीए हो गया है। अब इसमें भी थोड़ी बहुत उम्मीद तो रहती ही है कि वापस आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्म में इसको बांटा गया है, एक है सब स्टैंडर्ड असेट, एक है डाउटफुल असेट और एक है लॉस असेट्स। सब स्टैंडर्ड असेट को हम कहते हैं कि 90 डेज से लेकर 12 महीने तक अगर कोई भी जो प्रिंसिपल है, कोई भी असेट जो है बैंक का, कोई भी अमाउंट जो है बैंक का, वो अगर नॉन परफॉर्मिंग रहता है तो उसको हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड असेट, ठीक है। इसमें फिर भी होप होती है कि चलो आज नहीं तो कल पैसा वापस मिल जाएगा बैंक को। दूसरा होता है डाउटफुल असेट। डाउटफुल असेट में होता है कि जब कोई भी आपका असेट एनपीए बने हुए 12 महीने से ज्यादा हो गया है, मतलब आपने 50 रुपए दिए, 50 रुपए लौटाना तो छोड़ो, इंटरेस्ट भी नहीं लौटाया गया, तो इसको 12 महीने से ज्यादा अगर डेज हो गए हैं, टाइम हो गया है, तो इसको डाउटफुल एसेट कहते हैं। इसमें डाउट रहता है कि शायद अब नहीं आएगा, ठीक है, वापस पैसा। और एक होता है लॉस असेट। लॉस असेट में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो असेट है, ये मान लिया जाता है कि ये बैंक को लॉस हो चुका है, ठीक है। तो आरबीआई या बैंक जो है इसको आइडेंटिफाई कर लेती है एज अ लॉस, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ वैल्यू इसकी
अटकी होती है, जिसके कारण इसको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता। रिटर्न ऑफ यानी कि बैंक की बैलेंस शीट से इसको पूरी तरह से हटाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें अभी भी कुछ हद तक कुछ वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। रिटर्न ऑफ का मतलब है कि बैंक की बैलेंस शीट में से इसको हटा देने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉस असेट्स को बैंक की बैलेंस शीट में से नहीं हटाया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें से कुछ वैल्यू अभी भी निकल सकती है। तो ये असेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अब न्यूज को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इकरा ने कहा है कि क्योंकि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, आ रही है, तो हो सकता है कि ये सब लोग जिन्होंने यहाँ से लोन लिया है वो इसको ना चुका पाए बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो यहाँ पे ये जो असेट हो जाएंगे ना बैंक के, ये एनपीए हो सकते हैं, यानी कि इनकी जो असेट क्वालिटी है बैंक की, वो यहाँ पे रिस्क पे है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है। किसने कही है? इकरा ने कही है। तो ये छोटी सी चीज थी जो आपको बतानी थी, उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर करना मेरे लिए जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो आर्टिकल था ये कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज इसमें आप देख सकते हो कि एनपीए किस तरह से अकर होता है। जब बैंक जो है उसकी बैड लेंडिंग प्रैक्टिसेस हो, जैसे कि बैंक पहले कुछ पता ही नहीं कर रहा है कि जिसको वो लेंड कर रहा है, जिसको वो लोन दे रहा है, वो उसको रीपे कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा, ऐसी अगर प्रैक्टिसेस यूज करेगा बैंक, तो फिर एनपीए तो होगा ही। दूसरा, ओवरहैंग कंपोनेंट्स, जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, जैसे कि इस बार कोविड है, तो ये क्या है? एक तरह से एनवायरमेंटल फैक्टर आप मान सकते हो। कोई क्लाइमेट चेंज का इशू होता है, कोई डिजास्टर आता है, उस समय पे जो भी लेंडर्स हैं, जो भी जिन्होंने भी पैसे यहाँ पे आपसे उधार लिए हैं, बैंक से उधार लिए हैं, वो यहाँ पे चुकाने में हो सकता है कि कैपेबल ना हो। कंपटीशन एक और यहाँ पे इशू है, ठीक है, कि यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन हो, उसके कारण भी यहाँ पे हो सकता है। इंक्रीमेंटल कंपोनेंट्स, जैसे कि इंटरनल बैंक मैनेजमेंट जो है, उसकी जो क्रेडिट पॉलिसी है, अगर वो अफेक्ट होती है तो। उसके अलावा क्राइसिस के सिचुएशन में जब बैंकिंग सेक्टर जो है एक एवरेज रेट से कम यहाँ पे रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है, तब तो यहाँ पे इन सभी केसेस में एनपीए हो सकता है। तो यहाँ पे एनपीए से बचने के लिए, एक गुड बैंक बनने के लिए, इन सभी चीजों को अवॉइड करना चाहिए किसी भी बैंक को। ओके, तो आज के हमने आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए, लेकिन एक छोटा सा आर्टिकल ये भी है सी ड्रैगन एक्सरसाइज के बारे में। देखो, इसके बारे में न्यूज़पेपर में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है इंडिया में, इंडिया जो है वन ऑफ द 6 नेशन है जिसने सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। इंडो पैसिफिक नेशन है, 6 इंडो पैसिफिक नेशन है जिन्होंने इस सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, पैसिफिक ओशन में चल रही है ये। इसके कौन कौन पार्टिसिपेंट है? यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया। ये 6 कंट्रीज हैं। देखो फिर से देखो, यूएस है, उसके साथ कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पे फिर जापान, साउथ कोरिया है और इंडिया है। ये 6 कंट्रीज हैं। और ये 6 कंट्रीज हैं, ये पैसिफिक ओशन में यहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है ये, ठीक है। सी ड्रैगन क्या है? यूएस लेड मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। यहाँ पे यूएस इसको लीड करता है, और यहाँ पे एंटी सबमरीन वारफेयर टैक्टिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ये डिस्कस किया जाता है कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में हम स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाता है अंडर सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ठीक है, समझ गए? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। 7 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, एनालाइज कर लिए। इसके बाद अब आपको 8 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस वाला सेशन जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा इसके साथ में। ओके, तो दैट वाज ऑल, थैंक यू।